नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम और मैं हूं इमरान खान आपके साथ लेकर हाजिर हैं हम आज का मुद्दा। और आज का मुद्दा है 3 तलाक बिल पर मुस्लिम बोर्ड की मुखालफत, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की मुखालफत। और 3 तलाक का ये जिन जब चिराग से बाहर निकलता है तो माशरे में एक नई बहस छिड़ जाती है। अदालत के एक नशिस्त में 3 तलाक को गैर आईनी करार देने के बाद मोदी कैबिनेट ने एक बार में 3 तलाक के खिलाफ बिल तैयार किया है, जिसमें एक बार में 3 तलाक देने को संगीन जुर्म करार दिया गया है। लेकिन पार्लियामेंट के बिल पेश होने से पहले ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी मुखालफत कर रहा है। आखिर क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपना जाती मफाद तलाश रहा है या फिर खुद को चमकाने की कोशिश कर रहा है? इन्हीं सवालों के जवाब हम तलाशने की शुरू करते हैं और शुरू करते हैं आज का मुद्दा। मुल्क के सबसे पेचीदा मसले तलाक पर एक बार फिर से बहस मुबाहिसा तेज हो गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक करके सरकार के 3 तलाक पर बनाए गए बिल की मुखालफत की है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक नशिस्त में 3 तलाक को गैर आईनी करार देने के बाद अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सरकार के एक नशिस्त में 3 तलाक पर तैयार किए गए मसौदे की मुखालफत कर रहा है। सरकार ने बिल में एक नशिस्त में 3 तलाक को संगीन जुर्म माना, जिसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मीटिंग कर सरकार के बिल को मजहबी मामलात में दखलंदाजी बताकर खारिज कर दिया। ये बिल आईन हिंद में जो तमाम अक़लियतों को अपने मजहब के मुताबिक रहने और जीने की आज़ादी दी गई है, उसके भी खिलाफ है। तलाक शरीयत का हिस्सा है, उसमें मुदाखलत की जा रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के बिल को आइन के खिलाफ बताया है। उनका कहना है कि बिल में 3 तलाक देने वालों को सजा देने का प्रोविजन रखा गया है, जिससे घर बर्बाद होंगे। साथ ही उन्होंने सरकार से बिल को पार्लियामेंट में पेश करने से पहले मुस्लिम रहनुमाओं से मशवरा करने को कहा है। ये बिल भारत के संविधान के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। बिल को ड्राफ्ट करते वक्त किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से, किसी मुस्लिम स्कॉलर से, खासतौर पर वुमेन्स की जो फलाह बहबूद के लिए काम करने वाली संस्थाएं हैं, उनमें से किसी से कोई कांटेक्ट नहीं किया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शायद खुद ही 3 तलाक पर अपनी राय साफ नहीं कर पा रहा है या सिर्फ मुखालफत के लिए मुखालफत कर रहा है। समाजी सतह पर लोगों का कहना है कि अदालत या सरकार से पहले मुसलमान के हुकूक की बात करने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ही एक नशिस्त में 3 तलाक को खत्म कर देना चाहिए था, जिससे एक बार में 3 तलाक से होने वाली खवातीन बच सकती थी। लेकिन मुस्लिम रहनुमाओं ने ऐसा नहीं किया। अब जबकि सरकार इस पर कदम उठा रही है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही इसे मजहब में दखलंदाजी बताकर खारिज कर रहा है। आखिर क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कौम के नाम पर खुद को चमकाने का काम कर रहा है या फिर अपनी फौकियत बनाए रखना चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये वही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। जब कोर्ट का फैसला आया था तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान था, इसको मैं पढ़कर आपको सुना देता हूं। छोटा सा है और हिंदी में ही है। पर्सनल लॉ को मौलिक अधिकार की हैसियत दी है कोर्ट ने, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के आर्टिकल 25 के तहत संरक्षित है। यह हमारे लिए एक बड़ी जीत है, यह कहना था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। फैसला हमारे स्टैंड को सही ठहराता है। हमने तलाक बिदअत को हमेशा हतोत्साहित किया है, यह कहना था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। लेकिन अब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी या ऐसा क्या कुछ हो गया जो अब इसकी मुखालफत में या ये जो बिल आने वाला है इसकी मुखालफत में आ गया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस पर हम बात करते हैं और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए जो खास पैनल है उसका खास तौर से आपको उनके बारे में बता दूं। डॉक्टर दीपिका शर्मा मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान है। असद खान फलाही साहब हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। सैयद अतहर हुसैन देहलवी साहब हैं, चेयरमैन हैं अंजुमन मिनहाज रसूल के। इसके अलावा शबनम खान साहिबा हैं, सामाजिक कारकुन हैं, हमारे प्रोग्रामों में अक्सर आती हैं। और सैयद यासिर जीलानी साहब हैं, तर्जुमान हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के और बहुत ही आक्रामक अंदाज में बोलने के लिए जाने जाते हैं।
शुरुआत में करूंगा खासतौर से हमारे साथ असद खान फलाही साहब है, इस्लामिक स्कॉलर है। सर आपसे बस मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है किस लिए, जरा ये बताइए। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों के जो पर्सनल लॉज हैं, जो पर्सनल मामलात हैं और 4 हैं वो उनकी हिफाजत के लिए, उनकी तर्जुमानी के लिए सरकार के सामने वो एक NGO बनी थी 1972 के अंदर। देखिए, इसमें मुखालफत क्यों की जा रही है, आप इस पे गौर करिए। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का स्टैंड ये है कि भाई आप एक बिल ड्राफ्ट कर रहे थे, अगर इससे हमारे से कंसल्टेशन कर ली जाती या किसी भी इस्लामिक स्कॉलर से, मुस्लिम स्कॉलर से जो जूरिस्ट हैं, कि भाई अगर कोई शख्स 3 तलाक देता है तो उसके क्या प्रोविजंस होने चाहिए जिससे कि रिश्ते निकाह जो वो भी ना टूटे और 3 तलाक देने वाले को सजा भी हो जाए, या 3 तलाक किस तरह से उसकी रोकथाम की जा सकती है। सरकार ने अपनी ही मर्जी से अपने ही लोगों के साथ, लॉ मिनिस्टर, लॉ सेक्रेटरी और भी जितने लोग हैं, उसको 4-5 पेज का ही ड्राफ्ट है ये, जहां तक मेरी नॉलेज में आया है, और उसको ड्राफ्ट करके पार्लियामेंट में शायद सरकार ने सोचा होगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कोई इस लायक ही नहीं है, अगर ठीक है, क्योंकि जो मसला मस्जिदों में, सुनिए मौलाना साहब, जो मसला मस्जिदों में, हमारे मदरसों में, मिली तंजीमों के दफ्तर में हल हो जाना चाहिए था, वो मसला कोर्ट में गया, तब आप लोग खामोश रहे। जब मुकदमा चला तो आपके वकील ने कितनी सस्ती दलीलें दी हैं, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। उसके बाद आखिरी एफिडेविट मुस्लिम कानून बनाए। देखिए, मैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का तर्जुमान नहीं हूँ, स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, ना ही मैं उसका मेंबर हूँ, लेकिन मैं एक जो बात सही है, बिल्कुल देखिए, बात सुनने की चाहिए कि मुस्लिम, खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में ये बात कही ना कि जब आप इस कानून को ड्राफ्ट करें, एडिट करें और बनाएं, तो जो इस्लामिक जुरिस्ट हैं, जो इस्लाम के जानकार हैं, उनसे राय ले ली जाए, क्योंकि आप मुसलमानों के लिए कानून बना रहे हैं और मुसलमानों के ही जो जिम्मेदार हैं, जो मुसलमानों के मजहब को जानते हैं, आप उनसे ही राय मशवरा नहीं ले रहे, अपनी ही मर्जी से आप कानून बना रहे हैं, तो कैसे इसको एक्सेप्ट कर लेगा कोई? ठीक है, आप बताएं। ठीक है, सैयद अतहर हुसैन देहलवी साहब, सिर्फ यही एतराज काफी है या आपको लगता है और भी इसमें जो है पर्सनल लॉ बोर्ड की और भी एतराजात हैं जिसको लेकर के ये बातें हो रही हैं? देखिए, 2 बुनियादी चीजें, एक पर्सनल लॉज है, एक पर्सनल लॉ बोर्ड है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या करा, इसकी जवाबदेही उनको करनी है। जहां तक मुसलमानों के पर्सनल लॉज हैं, उन पर्सनल लॉज को हिंदुस्तान के दस्तूर ने महफूज किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने उस तारीखी फैसले में, मैं तारीखी फैसला कहूंगा, उसमें कहा कि इसमें शरीयत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। कोई भी कानून साजी की जाएगी उसमें शरीयत के तनाजुर को निगाह में रखा जाएगा। ठीक है, जाहिर बात है कि जो बिल की तमहीदी कलमात थे उसमें वजीर कानून ने बहुत ही हक़ानियत के साथ उस बात को रखा और उसमें एक चीज कही जिसमें तलाक़ रजी की बात भी उन्होंने की और कहा हम तलाक़ बिदअत का खात्मा चाहते हैं और साथ साथ ये भी चाहते हैं कि रजायत के साथ यानी निकाह बाकी भी रह जाए। हमारा जो बुनियादी एतराज है पर्सनल लॉ बोर्ड का नहीं, वो उनको जवाब देना है। मुस्लिम दानिशवरों की तरफ से, मैं तो तिफल मकतब हूँ, मुस्लिम उलामा की तरफ से जो बुनियादी एतराज वो ये है कि जिस चीज को खुद इस्लाम के 6 फ़िक़ा में से 5 जो है मुस्तकिल जिसकी मुखालफत करते हैं, यानी तलाक़ बिदअत को, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कलादम करार दे दिया और उस पर हिंदुस्तान में उसके ऊपर यकीनी तौर से जो उस पर पाबंदी आयद कर दी। जो चीज पाबंदी आयद हो गई, गैर कानूनी करार दे दी गई। अब मान लीजिए किसी आदमी को ये मालूम है कि उसको भाई एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि तलाक जो है ये बैन हो चुकी है, लेकिन मुझको इमरान साहब बताइए, इसके बावजूद भी कोई आदमी कहेगा भाई मुझको तो इसको किसी भी सूरत में इससे अलग होना है, सजा 3 साल के तो क्या हुआ, और वो उस औरत को तलाक दे देगा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि तलाक वाकई होगी ही नहीं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि तलाक हो गई इसलिए हम आपको 3 साल की सजा देंगे। होना ये चाहिए तो ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तलाक को कलादम करार दे दिया है, इसलिए अगर फिर भी कोई देता है तो ताजीर तो होनी चाहिए, लेकिन निकाह की बहाली के लिए आर्बिट्रेशन वगैरह की इसमें सूरत रखनी चाहिए थी। दूसरी सूरत जो है उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो बुनियादी गलतियां हैं वो उनका हलफनामा था, और आजकल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी मैं किसी सूरत में मुतमईन नहीं हूं। उनको कहना चाहिए था कि साहब इसके साथ साथ देखिए एक चीज इमरान उसमें तकनीकी है, जुर्माना आयद होगा। जुर्माना किस पे आप आयद करेंगे? जुर्माना कोर्ट जमा करेगा, जुर्माना उसकी औलाद को दिया जाएगा, जुर्माना उस औरत को दिया जाएगा, क्योंकि नान-नुफ़ा का हुसूल तो खुद हमारे यहां मौजूद है। इसलिए बेहतर यह है कि इसमें झगड़े के फिसाद के बजाय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी सियासी उससे बाहर आए, सरकार भी बाहर निकले, और जो कानून और जिस तरीके का हमारा पार्लियामानी निजाम है उस पार्लियामानी निजाम से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक शरई तनाजुर के अंदर इस पर बहस होनी चाहिए, और बिल आए हम हिमायत करेंगे, लेकिन शरीयत को उसमें फोकियत दी जाए। ये बिल्कुल शरीयत के खिलाफ जा रहा है? ये नहीं, मैं नहीं मानता। इसमें पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरीके खदशात करे हैं ये वही है जिस तरीके से कपिल सिब्बल के दलाइल थी। इसमें औरतों के हुकूक की बात है। हमारा कहना है कि जो मैं कह रहा हूं, जो उसके तमहीद आप पढ़िए, तमहीदी कलमात में वजाहत के साथ हुकूमत ने कह दिया कि हम शरीयत में मुदाखलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें
उनकी अपनी क्या मजबूरियां पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्यों कहा है, मगर मैं उम्मीद रखता हूं कि वजारत कानून साज, वजारत अक़लियती उमूर और वजारत पार्लियामान, इसमें एक आखिरी चीज, यहाँ हमारे दो सियासी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे तर्जुमान मौजूद हैं। एक चीज इसमें इमरान, एक तकनीकी चीज ये होती है कि किसी भी बिल में अगर लगता है कमियां और खामियां हैं तो हुकूमत यानी लोकसभा या राज्यसभा का जो निजामत सेक्रेटेरिएट है वो इस बिल को पेश करने से पहले अवामी राय भी ले सकता है। ये पार्लियामानी उमूर की जो दफा 42 है उसके तहत हुकूमत ये भी कर सकती है बजाय पर्सनल लॉ के। और खुद पर्सनल लॉ उन्होंने कहा है कि हम मिलना चाहते हैं, तो जाहिर बात है हिंदुस्तान के किसी भी एनजीओ का मिलना उनका संवैधानिक यानी दस्तूरी हक है और सरकार का मिलना फर्ज है। ठीक है, तो आपको ये थोड़े से टेक्निकली जो यहाँ पे इस बिल को लेकर है उसको लेकर आपको थोड़ा एतराज है, लेकिन जिन कपिल सिब्बल का आपने जिक्र किया, कपिल सिब्बल ने तो इस तरह की दलीलें दी थी पर्सनल लॉ के वकील के तौर पर कि कमाल की थी कि ये मामला आस्था से जुड़ा हुआ है, जैसे कि राम मंदिर का मामला है। ये भला कौन सी दलील हो गई कि आस्था का मामला है? ये तो प्रैक्टिकल हम इसको अपनी लाइफ में करते हैं। ये आस्था का प्रश्न कहां से, सवाल कहां से? ये बहुत बड़ा सवाल था। मेरा शबनम खान साहिबा से सवाल है, आप सामाजिक कारकुन हैं, आप खवातीन के बीच में जाती हैं, उनके मसाइल को अच्छे से समझती हैं, मुस्लिम खवातीन के। जानना चाहेंगे आपसे, जो एतराज मौलाना साहब कर रहे हैं, मौलाना सैयद अतर हुसैन दहलवी साहब, आप उससे कितना इत्तेफाक रखती हैं? देखिए इमरान भाई, यहाँ पर ना मौलाना कंफ्यूज हैं। उनको समझ नहीं आया, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया ना, ये वहां पर कंफ्यूज हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक नहीं मानी जाएगी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति देता है तो जब कानून पास हो जाएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा अतर भाई, जब कानून पास हो जाएगा और कोई व्यक्ति अगर उसे वो दे देगा तलाक, ट्रिपल तलाक, तो वो तो अपराधी होगा ही। और आप कह रहे थे कि निकाह टूट जाएगा, निकाह कैसे टूट जाएगा? वो लड़की तो कानूनन तौर पे उसकी पत्नी रहेगी, लेकिन जो उसने गलती की थी उसकी सजा भी उस आदमी को मिलेगी। आपने बिल नहीं पढ़ा, आपने बिल नहीं मैंने बिल पढ़ा है, मेरे पास कॉपी भी है। आप नहीं, आप कंफ्यूज है वहां पर। मैं कंफ्यूज सीधा साधा एक कोई व्यक्ति जो किसी भी लड़की का हरेसमेंट करने की कोशिश करेगा 3 तलाक देकर, वो लड़की तो पति के घर में आराम से शान से रहेगी। आप ये याद रखिए। आपको गलतफहमी है कि वो लड़की कहां जाएगी, वो जो मिलेगा तामझाम वो किसको मिलेगा? पर्सनल लॉ बोर्ड की कुछ खवातीन मेंबर भी सामने आई थी, वो कह रही थी कि भाई अगर 3 साल के लिए पति अंदर चला गया, शौहर अंदर चला गया, तो उसका खाना खर्चा कौन उठाएगा? और वो जो अभी खाना खर्चा नहीं दे रहे, अभी जो इतना टॉर्चर कर रहे हैं, आप उसका दूसरा पहलू मत लेके जाइए। ये जो लड़कियों को 20 साल की, 18 साल की 3-3 बच्चे हाथ में पकड़ा के सड़क पे छोड़ दिया करते थे, इमरान भाई आप उनका दर्द समझिए। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला होगा मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में। अभी समझ नहीं आ रहा है। और ये सब क्या कह रहे हैं, हमें उससे मतलब नहीं। हमने सरकार से गुहार लगाई थी, कोर्ट में भी हमारी जीत हुई, सरकार भी हमारी जीत को एक साइन करने वाली है जिस दिन हमारा मसौदा सामने आकर और संसद में बिल पेश हो जाएगा। तो मुझे लगता है मुस्लिम महिलाओं को एक नई दिशा जवाब दे। मेरा कहना है शबनम साहिबा से, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, किस आदमी को देखिए ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम में कोई वो नहीं है। जिसको इस बिल के बाद इसकी बात माननी है उसको मानना चाहिए, मुल्क के कानून का एहतराम करना चाहिए। जिन औरतों को अपने फिक़ा और शरीयत के मुताबिक चलना है शौहर के ताल्लुक से, वो इख्तियार है। और मैं मानता हूं कि अकीदा एक बुनियादी चीज होता है और उन औरतों को भी हम मजबूर नहीं करेंगे। आप तो चलेंगे उसी पर ही। बिल्कुल, जो चीज मुस्तफा अलैहिस्सलाम की है वो खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। शौहर को सजा जो है ये इस्लामी शरीयत में कहीं नहीं है, ताजीर तो है। वो औरत जिसके लिए उसको कहा गया मजाज खुदा कहा गया, वो उसको किस सूरत के अंदर बर्दाश्त कर लेगी। दर्द ये है कि कहीं आप माने नहीं माने, ये आपका मतलब है, आपका मतलब। मैं आपको पाबंद नहीं कर सकता इस्लाम की। वला तौफीक इल्ला बिल्लाह, तो अल्लाह की तौफीक के ऊपर है। ठीक है यासिर साहब, ये बताइए क्या इसमें सियासत भी हो रही है? और ये जो जेल जाने को लेकर जो शबनम जी कह रही हैं कि ये एतराज है खास, क्या आपको लगता है ऐसा है? नहीं, बिल्कुल सियासत नहीं हो रही है। देखिए आप, मैंने सबको सुना, मुझे भी आप 1 मिनट सुन लीजिए। मौलाना अतहर साहब ने अभी कहा कि मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है वो मान्य है, और अगर जो मुसलमान है हिंदुस्तान का वो मानेगा बिल्कुल, और कौन नहीं मानेगा। लेकिन अब यहीं पे ये फंसते हैं। जो चीज इन्हें आवाम को बतानी थी, मुस्लिम पर्सनल लॉ ने जिसकी ठेकेदारी ली थी, वो इन्होंने कभी नहीं किया। वो जाके जो हक था, जो जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी की बात करनी थी, जो औरतों के हुकूक के बारे में आवाम को बताना था, वो इन्होंने इसलिए नहीं बताया कि इनके दिमाग के फितूर में, इनके दिमाग का जो फितूर है कि औरत पैर की जूती है, उसको वो
कभी ये बर्दाश्त नहीं करते कि उसके सामने आके औरत खड़ी हो जाएंगी, इसलिए ये मसला आया। और मौजूदा हुकूमत के वजीर आजम को मैं जितना मुबारकबाद दूं उतना कम होगा कि ये पहली इतनी मजबूत सरकार है जिसने इतनी हिम्मत करके एक ऐसा कानून लेके आ रही है। देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ का क्या है, वो भारत के मुसलमानों के मिजाज को समझ ही नहीं पाए पिछले 100 साल से, या आप आजादी के बाद 70 साल मान लें उसे, उसने इतनी बड़ी गलती कर दी है। आप अभी दलील की बात करते हैं। अब मौलाना साहब इसका जवाब देंगे कि उन्होंने औरतों को पागल कहा, कि मंद बुद्धि होती हैं। आप तो दुनिया में भी आप नहीं उनका सामना कर पाएंगे, और जिस हमारी जो बुनियाद है उस बुनियाद की वजह से जब उठाए जाएंगे हर्ष के मैदान में, वहां भी मुस्लिम पर्सनल लॉ के उन ठेकेदारों को जवाब देना होगा जिन्होंने औरतों को पागल कहा था। मौलाना अतहर साहब, आप यकीन माने कि हिंदुस्तान का जो मिजाज बदल रहा है उसमें आप जैसे लोग, मुझे अच्छा लगता है कि आप अभी बात कर रहे हैं हक की, और औरतों के हक की बात अगर आप नहीं करेंगे, कानून तो बन रहा है, कानून नहीं बनेगा तो मेरा सरकार से भी मेरा सवाल है। यहां बैठी हुई है हमारी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि हम लोग कल से पूरे हिंदुस्तान में 10,000, आप देखिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आनन फानन में मीटिंग करता है, और वो टाइम भूल गया जब शाहबानो के केस में इंसाफ की धज्जियां उड़ाई गई, न्यायालय की मतलब न्यायालय को ऐसा कर दिया गया कि जूते के बराबर न्यायालय को समझा गया। उस वक्त ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहां चला गया? उस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहां चला गया जब औरतों को तलाक देके उसके घर से बच्चों समेत भगा दिया जाता है? उस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं खड़ा होता है? तो आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ भी कहने के लायक नहीं है, और मैं चाहता हूं कि ये कानून बने। और मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं कि 3 साल से ज्यादा 7 साल की सजा हो, तब जाके लोग समझेंगे। और सुन लीजिए, मैं इसलिए जज्बाती नहीं हो रहा हूं कि मैं शरिया के अकॉर्डिंग ही बात कर लूं कि जब पहला तलाक का मामला आया था तो 50 कोड़े की बात हुई थी। उसी में आप लोग अगर उसी को अवेयरनेस फैला देते तो ये जो निकम्मे मर्द हैं जो आपके बहकावे में आके, आपके नहीं, जो तथाकथित ओवैसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बहकावे में आके 170 केसेस न्यायालय के बैंड के बाद भी न्यायालय को धत्ता बताते हुए, उन्हें ठेंगा दिखाते हुए जो गुनाह किया है वो नहीं हो सकता। मालूम है क्या है उसकी वजह? आप नहीं बता पाएंगे, आप उसकी वजह नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे आप। क्योंकि आम मुसलमान के यहाँ ये माइंडसेट है कि जब तक मैं 3 तलाक नहीं दूंगा तलाक वाकई ही नहीं होगी। इस चीज के लिए एजुकेट करने की तो मौलाना साहब आप लोगों को बताना था ना तलाक ट्रिपल तलाक हराम है, ये आपने क्यों नहीं बताया? आप वही कि एक सिंगल तलाक पे ही एलर्जी हो जाती है, जो आपको SMS करके व्हाट्सएप करके जो तलाक दी जाती है। यासिर भाई वही बात समझने की, देखिए आप भी मुझसे, हम जो आपसे कुछ समझे और आप भी हमसे समझे। अभी आपने एक बात कही कि जिन्होंने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो एफिडेविट दिया था कि नाक़िसातुल अक्ल होती हैं, वो कम अक्ल होती हैं, बिल्कुल ही निंदनीय है, लेवल जहालत है। और मैं आज आपको आपके चैनल के जरिए मैं आपको वादे कर दूं, जो वो रवायत है कि नाक़िसातुल अक्ल व दीन, उसकी असल तर्जुमा ये है कि वो औरत जिसको दीन में भी छूट दी गई है कि भाई उसको मेंस्ट्रुएशन के पीरियड में नमाज नहीं पढ़नी होती, रोजा नहीं रखना होता और बहुत सारे काम नहीं करने होते। इसी तरह अक्लिन का मतलब है दुनिया, यानी दुनिया के बहुत सारे मामलात में। एक सेकंड पूरे मैं रुखसत है जी, सुन लेते हैं। अब जब सरकार लेकर आई बिल तो याद आया कि धर्म में लिखा क्या था। अब याद आया नहीं, हमको सब याद था, हमें सब याद था, हमें सब याद था, हमें सब याद था। हम परेशान नहीं, कुछ नहीं हुआ। या इमरान साहब परेशानी है। शबनम जी से जुड़ा हुआ है। मौलाना साहब, हो क्या रहा है कि अब सांप निकल गया, लकीर पीटी जा रही है और इससे कौम और बेइज्जत हो रही है। देखिए यासिर, इमरान, 2 चीजें हैं। पहली चीज तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की यकीनी तौर से जो पिछले कारकर्दगियां हैं वो इंतहाई मज़ाक़ खेज़ रही हैं। और ये मैं फिर भी एक सच्चाई के हालांकि मैसेज जाता है सर, बहुत ही खराब मैसेज जा रहा है। बिल्कुल। दूसरी चीज, जहां तक शाबानों के बारे में लोग बात करते हैं, देखिए नानुफ्क़े के बारे में फ़िक़्ह के जो कुछ अपने फैसले हैं, ठीक है, हम एक तरफ खाली मेंटेनेंस की बात करते हैं, लेकिन वही शरीयत जिसको जाहिरी बात है, पर्सनल यासिर की बात सही है कि मुस्लिम उलमा ना तो औरत के महर के बारे में बता पाए, ना विरासत के बारे में बता गए कि उसकी बाप की, भाई की, बेटे की जो उसका हक था, उन तमाम हुकूक को समेट के बैठा गया। एक सच्चाई की बात है। हमारा कहना यह है कि उन नादानी और नहुसतों की वजह थी कि आज हम यहाँ टीवी पे, डिबेट में, पार्लियामेंट में या सड़कों पे हम उसकी वजह से जलील हो रहे हैं। मेरा कहना यह है, शबनम से भी, देखिए बुनियादी तौर से यह कि हुकूमत बिल लाए, एतराज किसी पर नहीं है। मैं फिर चूंकि मुझको जाना, मैं एक आखिरी बात कहना चाहूंगा।
इसी पार्लियामेंट के अंदर मुस्लिम औरतों को लेकर, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को उसका जवाब देना चाहिए। जब समाजवादी पार्टी ने यह कहा कि साहब 33% औरतों के रिजर्वेशन के अंदर मुस्लिम औरतों के लिए आप कुछ सीटें रिजर्व कर दीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा मुखालफत की। राज्यसभा में बिल पास हो चुका है, लोकसभा में इनके पास पूरा इकबाल है। हमारा कहना, आप शबनम को पावर दीजिए, एक आम औरत को पावर दीजिए कि जिसको बुरखे में लगा के जो पंचायत के इलेक्शन लड़ाया जाता है, बाद में वो घर बैठ जाती है और सारा निजाम उसका शोहर चलाता है। आप इसके साथ साथ सियासत में भी लेके आइए। मैं दीपिका जी लौट रहा हूं, वैसे भाई लौट रहा हूं। दीपिका जी, शबनम जी मैं लौट रहा हूं। दीपिका जी, इस तरह की बात हो रही है और इसके पीछे आप लोगों की सियासी मंशा, इस पर भी सवाल उठते हैं, इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। क्या मंशा में कुछ गड़बड़ी है जो कि इल्जाम लगाया जा रहा है? देखिए इमरान जी, ऐसा है, सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कानून बनाना ट्रिपल तलाक के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोई भी सरकार उसको नकार नहीं सकती। नंबर 2 बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ ही कर दिया है कि जो तलाक बिद्दत है, यानी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, उसने ये नहीं कहा कि तलाक, उसने कहा है तलाक बिद्दत जो है वो कुरान, वो अनकुरानिक है। तो जो बात कुरान में है ही नहीं, उसका शरिया से क्या लेना देना। तीसरी बात ये है, हिंदू मुसलमान की तो बात है ही नहीं, ये भारत की 50% आबादी की बात है, ये मुस्लिम महिलाओं के हकों की बात है। ये कोर्ट में कौन लेके गया अपनी दूरदर्शा को, अपनी जिल्लत भरी जिंदगी को, अपनी सड़कों वाली जिंदगी को? ये मुस्लिम महिलाएं लेके गई, ये भारतीय जनता पार्टी कोर्ट नहीं गई, या भारतीय जनता पार्टी या संघ के लोग कोर्ट नहीं गए, ये मुस्लिम महिलाएं गई। जब आपने टेलीविजन पे, आपके इतने बड़े चैनल ने दिखाया कि कैसे वो गेट खटखटा रही है, दरवाजा खटखटा रही है और वो इन लोगों को बोल रही है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ ने, जब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि जब लॉ कमीशन शुरू में बना, सुनिए पहले, जब लॉ कमीशन शुरू में बना और वो इन्हीं पर्सनल मैटर्स पे टिप्पणी ले रहा था, अब राय शुमारी ले रहा था, तो ये जैसे शादी में फूफा रूठे होते हैं, इन्होंने, ये लॉ कमीशन ने सारे धर्मों को आह्वान किया, हिंदुओं को भी किया, उनके उस फॉर्म में राजनीति की है। 7 सवाल मुसलमानों के बारे में रूठने की क्या बात थी? ये लोग गए अगर शरीयत के अंदर किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाए। मौलाना साहब सुनिए, आप कभी सिखों की बात करते हैं? आपने कभी सिखों की बात करी? आंख में आंख डाल दो। जल्दी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आपने बदलवा दिया। जल्दी फैसला बदलवा दिया आप लोगों ने। पार्लियामेंट में कब बदलवाना पड़ गया आपको? जब सुप्रीम कोर्ट में पर्सनल लॉ बोर्ड ये एफिडेविट दे रहा था कि महिलाएं कम अकल होती हैं, महिलाएं पागल होती हैं, और अगर शौहर को गुस्सा आ गया, अगर शौहर को गुस्सा आ गया, तो महिलाओं को आज आपके एक मंत्री ने अरे आप लोग तब आपने कुछ नहीं बोला, तो क्या हम उसकी हिमायत करेंगे? ये तो कोई भी कहता है कि पागल हमारी सरकार ने, मोदी सरकार की हिम्मत थी, उसने तो 33% रिजर्वेशन लाई है, 33% रिजर्वेशन लाई है। खाद के खिलाफ खड़े होइए, खाद के खिलाफ खड़े होइए। अरे आपका मुख्यमंत्री, अरे खाद के खिलाफ खड़े होइए। आप कमजोरों का पीछा लेते हो, आप कमजोरों का पीछा लेकर राजनीति करने के लिए खाद के खिलाफ आप खड़े नहीं होते। यहाँ से एक सवाल और पैदा होता है, हार गए। अरे आप नहीं हारे, आप खाद के खिलाफ खड़े नहीं होते। अगर हिम्मत है, आप में हिम्मत है, हार गई, आप में हिम्मत है खाद के खिलाफ खड़े होने के? अरे हिम्मत है, नहीं है, सबका पर्दाफाश हो गया, सबका पर्दाफाश हो गया। दीपिका जी, सबका शबनम जी, दीपिका जी, मैं आपके पास भी आऊंगा देश के सामने। दीपिका जी, शबनम दिक्कतें हो रही है, दीपिका जी, पार्टियों का भी पार्लियामेंट के अंदर, दीपिका जी, पार्लियामेंट के अंदर सियासी दीपिका जी, इस फैसले का सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपको यहाँ सुनना पड़ेगा। दीपिका जी, शबनम जी, इस फैसले का इसलिए यहाँ पर सियासत की बू आती कि इस फैसले का खैर मकदम तो वो लोग भी कर रहे हैं जो लड़कियों को जींस ना पहनने की नसीहत देते हैं, गर्भ में मार देते हैं, बाहर ना निकलने की बात कहते हैं, दूसरे धर्म में अगर शादी करते हैं, करने वाली है या करती हैं तो कहते हैं इससे जांच कराओ, उसे से जांच कराओ। ये बात भूल गए। इस रूम में दीपिका जी एक बात सुनिए, आप कुछ भी करिए वो एक अलग चीज है, लेकिन सुनिए, एक जमाने में सती प्रथा, एक जमाने में दहेज लेना, डॉरी एक्ट, वो भी इलीगल था। गर्भ में बच्चियों को मारना वो आज कंप्लीटली इलीगल है, उसके लिए 10 साल की सजा है। आप
पकड़े अगर जाओ तो वो कत्ल है, फेटिसाइड सरासर कत्ल है वो कि अब महिलाओं के अधिकार को कोई नहीं रोक पाएगा। और जिन लोगों की दुकानें इससे चल रही हैं उनकी दुकानें बंद होंगी। सरकार दुकानें तो किसी की नहीं चल रही, आप इस तरह के वर्ड बुनियादी चीज मुसलमान का मामला नहीं है, ये महिलाओं के अधिकार का मामला है। आपने क्या कहा? मैं आऊंगा आपके पास। इमरान साहब मुझे एक बात बताना, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी शबनम जी बोलिए। देखिए इमरान भाई, खाप पंचायतों पर मैं बहुत साल से काम कर रही हूँ और आप मेरे सवाल का जवाब दे रही हैं। जी हाँ, मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रही हूँ। तो वो मुद्दा आज नहीं है खाप पंचायत का, उसका होता है तो हमने खाप पंचायत के जो बड़े बड़े दिग्गज थे उनकी बहुत क्लास लगाई और हमने उनको मोड़ा भी है, उनमें थोड़ा बदलाव भी लेकर कानून आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आएगा। तो प्रतिबंध लगवाने की बात। अरे अथर भाई, पहले हमारे लिए तो आने दीजिए, मुस्लिमों के लिए तो 33 रेजोल्यूशन भी हाथ इधर सुनिए, आप पर हम फिर चलेंगे। ठीक है, अभी आप एक एक मुद्दे को ले लीजिए। शबनम जी आप ही की बात पे आते हैं। पहले शबनम जी मुझे एक बात बताइए, आप राजनीति के तहत ही शाबानों को नहीं मिला न्याय, और आज चलिए राजनीति के तहत ही अगर मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिल रहा है तो सलाम है, तो सलाम है। राजनीति करिए लेकिन कम से कम कुछ फायदे वाली राजनीति तो करिए। राजनीति भी करेंगे और औरतों के शोषण भी करवाएंगे। इमरान भाई, इन सब के बोलने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। देश का कानून महिलाओं के साथ है, ये क्या बकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीयत क्या करते हैं? कुरान शरीफ कहिएगा, कुरान शरीफ की बात नहीं करोगे। शरिया शरिया शरिया, कुरान शरीफ की बात नहीं है आपके पास। कुरान शरीफ की बात नहीं है आपके पास, कुरान शरीफ की बात नहीं कहोगे। अरे कुरान शरीफ की बात समझाई होती, बात यहाँ बैठ के बकबक करनी नहीं पड़ती। पहले कुरान शरीफ की बात करिए ना, कुरान शरीफ की बात करते नहीं है, शरीयत पर शरीयत से चलेंगे। अरे आपके लिए क्या लिखा है शरीयत में, पढ़ा नहीं आप लोगों ने? एक बात, सारी शरीयत महिलाओं के लिए कुरान शरीफ को पढ़ लो, कुरान शरीफ की रोशनी में क्या लिखा है वो तो पढ़ लो। एक सवाल सुनिए, एक बात बताइए मुझे, एक एक करके बोले तो इस्लाम में रिश्ते, अभी आप मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की बात कर रही हैं। जब मुस्लिम महिला एक शादी के रिश्ते में बन जाती है तो उसको तोड़ने का, रिश्ता तोड़ने का एक प्रोसीजर बताया इस्लाम ने। आप वेस्टर्न कल्चर में मत जाइए, प्लीज लेट मी कंप्लीट। सुन लेते हैं। आप सुनिए, मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने अमेरिकन चार्टर के मुताबिक, आर्टिकल 18 के मुताबिक अपने मजहब तब्दील कर दे, अपना धर्म बदल ले। नहीं मौलाना साहब बिल्कुल वही बात कर रहे हैं। बोर्ड मुसलमानों इमरान साहब मुझे यहाँ पर ब्रेक का इशारा हो रहा है, मुझे यहाँ पर शबनम जी, मुझे यहाँ पर ब्रेक का इशारा हो रहा है, लेकिन अतर हुसैन दहलवी साहब और असद खान फलाई साहब, मुझे यहाँ ब्रेक का इशारा हो रहा है। लेकिन एक बात है, शरीयत की आप बात करें, 3 तलाक पर जो कुरान ने हुक्म दिया उससे एक लफ्ज भी अलग नहीं है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जी मैं आ रहा हूँ ब्रेक के बाद आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन सैयद अतर हुसैन दहलवी साहब को जाना है ब्रेक के बाद, वो हमारे साथ नहीं होंगे। सैयद अतर हुसैन दहलवी साहब हमारे साथ ब्रेक के बाद नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत में जुड़ने के लिए। दहलवी साहब एक छोटा सा वक्फा हम यहाँ पर ले रहे हैं, बाकी मेहमानों के साथ इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। काफी गहमा गहम बहस हो रही है, लेकिन कोशिश हम करेंगे कि एक एक बात जाए ताकि सुनने वालों को समझ में आए। अभी लौट रहे हैं, बहुत अहम मसला है, इस पे बात करते हैं। तो 3 तलाक बिल पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुखालफत, इस पर हम बात कर रहे हैं। और ये जो स्टैंड है उसको कैसे देख रही है दुनिया, ये भी बहुत जरूरी है,
क्या कहीं ये कौम की अपने आप में बेइज्जती तो नहीं हो रही है पूरी दुनिया में कि लोग किस तरह की कौम है ये समझ रहे हैं जो स्टैंड मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस वक्त दिखा रहा है तलाक बिदअत के मामले में? मेरे साथ यासिर साहब हैं, यासिर जिलानी, तर्जुमान राष्ट्रीय मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, डॉक्टर दीपिका शर्मा भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान है, असद खान फराही साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनसे और जानने की कोशिश करेंगे, और शबनम खान साहिबा हैं, सामाजिक कारकुन हैं, और अब सैयद अतर हुसैन दहलवी साहब हमारे साथ इस प्रोग्राम में अभी नहीं है। मैं सैयद यासिर जिलानी साहब से शुरुआत करता हूं। देखिए, एक खदशा भी है यासिर साहब, वो खदशा ये है कि इस तरह से कहीं कुछ लोगों को या कौम के ज्यादातर लोगों को, या जैसा उनको बताया जा रहा है कि कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ तो हुकूमत नहीं बढ़ रही है, कहीं ना कहीं इस मुखालफत के पीछे आप ये भी तो वजह नहीं देख रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर भारत के लिए एक कानून बनता है एक भारत में, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली। लेकिन हम यहाँ पे जो अभी आपके साथ बैठे हुए हैं वो ट्रिपल तलाक पे हमारा जो मुद्दा है इस वक्त का, उस पे अगर हम रहेंगे बाद में बहुत मौका मिलेगा उस पे। जो मुखालफत हो रही है जी, वो क्योंकि अगर वो किसकी देन है? अच्छा, वो किसकी देन है? वो इन्हीं लोगों की, क्योंकि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। देखिए, मैं मौलवी हजरात जो हैं हमारे हिंदुस्तान के इस वक्त, वो कहीं ना कहीं फंस गए बहुत। उनको लग रहा था, अब देखिए उन्होंने क्या कहा है, कितनी बच्चों वाली बात उन्होंने कही कि सरकार हमें नहीं बुला रही। आपको सरकार क्यों बुलाएगी? आपने क्या किया है? एक काम 70 साल में आप मुसलमान औरतों के हक में, मुसलमान के औरतों के हक में कंप्लीटली किसी को ओन करते हैं या कंप्लीटली डिस्कार्ड कर देते हैं? नहीं, जो अच्छाइयां हैं नहीं, सुन लीजिए ना मेरी, नहीं तो मैंने अच्छाई की बात कही ना, आप सुन लीजिए। आप अपनी देखिए, मुसलमान औरतों या मुसलमान मर्दों के हक में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जो मौलवी हजरात हैं, जो कहीं ना कहीं जिनके पास ठेकेदारी है मुसलमानों की, आप 70 साल में एक काम बता दीजिए कि उन्होंने कुछ किया हो, चाहे वो एजुकेशन के लिए किया हो, चाहे वो हेल्थ के लिए किया हो, चाहे उनके फलाह बाबूद के जो भी मसले आते हैं। अरे अब मेरे पास एक एक रिपोर्ट है, आप यकीन मानिए कि एक एमयू के बाद दूसरा एमयू बना नहीं पाए। ये हिंदुस्तान की तारीख में इससे बड़ी बात, अरे इससे बड़ी बात और नहीं हो सकती। अच्छा, देखिए क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अब एक ये मसला आया है, उन्हें लगता है कि अभी मैं बात इन्होंने काट दी थी कि सरकार हमें नहीं बुला रही। अरे सरकार आपको बिरयानी नहीं खिलाएगी क्योंकि सरकार भी तो ये मजबूत है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है उसको आप एकदम गलत तरीके से लेके आ रहे हैं। उन्होंने अच्छा सुप्रीम कोर्ट, अच्छा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने, सुन लीजिए दीपिका बहन, एक मिनट मेरी बात सुन ले। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जब बैन किया ट्रिपल तलाक बैन किया, उस वक्त आप लोगों को एक मीटिंग करनी चाहिए कि जितने भी उलमाए कराम हैं वो आके कहते कि अगर अब कोई मसला इस तरह का आएगा तो हम आपके खिलाफ हो जाएंगे। उसके बाद भी 170 तलाक के केस रजिस्टर्ड हो गए। तो आप कहीं ना कहीं आप ही के लोगों ने या ओवैसी जैसे लीडर या तथाकथित मौलवी हजरात ने उन नौजवानों को भड़काया। मैं सच्चाई बता रहा हूं तो आपको घुमाना लगता है। देखिए, उन्होंने कहीं ना कहीं अवाम को भड़काया और वो तलाक उन्होंने दिया। तलाक देने के बाद उन्होंने कोर्ट की भी अवमानना करी है, कोर्ट को ठेंगा दिखाया है और कहीं ना कहीं गुनाह करा है। क्योंकि ट्रिपल तलाक बिद्दत का कोई लेना देना नहीं है इस्लाम से। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, लेकिन इन्हें आप मौलवी हजरात को ये बात समझ में नहीं आ रही है। आप समझने की कोशिश कीजिए मिजाज को, आप सिर्फ अपने ट्रैक पे चल रहे हैं। नहीं, मैं तो देखिए, मैं आपका भी हक बन रहा था। अगर आपका हक बनता है, जिम्मेदारी है। सर दीपिका जी सुनिए, जवाब वालिदैन की भी जिम्मेदारी है जो अपने बच्चों के निकाह कर रहे हैं, जो शादी कर रहे हैं, वो बताएं अपने बेटे को कि बेटे अगर तुम्हारे वो नसीहत करे, वालिदैन को बताएगा कौन? मौलाना लोग ही तो बताएंगे। हम जब कहते हैं, हम जब सवाल करते हैं, वर्षों में बताइए 1400 सालों में ऐसा कुछ कर नहीं पाए। 1437 साल कह रहे हैं 1437 साल में कराम कह रहे हैं नमाज पढ़ो। कितने मुसलमान जा रहे हैं नमाज पढ़ने? ये तो आपकी कमी है। आप यकीन माने कि देखिए, मैं आपको बता दूं इस दीपिका जी सुनिए, ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि हमें बुलाया नहीं जा रहा, हमसे पूछा नहीं जा रहा। अरे अपने अंतर मन में आप झांक के देखो, किस हक से आपको बुलाया जाए जब आप सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा देते हो कि औरतें मंद बुद्धि होती हैं। आखिरी हलफनामे में उन्होंने वो तब्दील कर दिया। आखिरी हलफनामा में दबाव बनने के बाद दबाव बनाया गया तो उन्होंने चेंज किया। दीपिका जी, आप बात करिए बिल के ऊपर, हम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ऊपर बात कर रहे हैं। बिल में क्या खराबी है, क्या कमियां हैं कि मुसलमानों की
फैमिली बर्बाद ना हो, सपोर्ट मत कीजिए। इस्लाम ने फैमिली को एक इदारा बताया है और इस इदारे की हिफाजत हर मुसलमान पर और समाज के एक इंडिविजुअल पर जिम्मेदारी है। इससे मुसलमानों की फैमिली बर्बाद हो जाएगी? उसमें पकड़ना नहीं आएंगे, आपने क्यों नहीं बताया? तो क्यों नहीं आपने आप भी उतरी है हर वो शख्स जो इस्लाम को मानने की क्लेम करता है उसकी जिम्मेदारी उतनी ही है। सुनिए आप दीपिका जी, इस्लाम का तरीका शादी का और निकाह का अलग है। आप इसको वेस्टर्नाइजेशन पे बदले जाइए। क्या अमेरिकन चार्टर के मुताबिक, यूरोपियन कन्वेंशन के मुताबिक कि एक औरत कभी भी अपने शौहर से निकाह खत्म करके कहीं और शादी कर सकती है? इस्लाम ने इसका तरीका अलग बताया है कि अगर कभी आपको रिश्ता तो कैसे खत्म किया जाएगा? उसी तरीके पे गलत है जी। ट्रिपल तलाक को हर शख्स ने बिदअत करार दिया, जुर्म करार दिया है। ठीक है, जो शख्स करता है फिर वो जुर्म जब होता है तो आप लोग क्यों चुप हो जाते हैं? जब वो जुर्म होता है 170 मान लीजिए कोर्ट के बैन करने के बाद भी अगर हुआ तो आपने उसके खिलाफ क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, क्यों नहीं मीटिंग करी? आप शब्द में आपके साथ खड़ा होता है। क्या इससे मुस्लिम कुटुंबों में, मुस्लिम परिवारों में खराबी पैदा हो जाएगी? ये खदशा है। नहीं देखिए, अगर एक आप फिर सुनने, आप बोलने ही नहीं दे रही हैं। आप अपनी बात में प्लीज डोंट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ। आप बोलने का मौका था, इतने सालों आपको बोलने का मौका था ना। आप सुप्रीम कोर्ट के सामने बोले ना, आप सरकार के सामने बोले ना, लॉ कमीशन के सामने बोले। आज की नहीं चाहती आपने एक पहले प्रेजेंटेशन किया हुआ है कि ऐसी चीजें हो रही है। आज न्याय की घड़ी है। देखिए यासिर भाई की बात सुनिए, यासिर भाई कितने बेहतरीन तरीके से आपने पॉइंट रख रहे हैं, उस पर गौर करिए आप तो। मौलाना साहब, क्या मैं कुछ बोल लूं? बिल्कुल बोलिए शबनम जी। इमरान भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन कौन क्या क्या कहे जा रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा मौलाना टीवी में आके क्या उल्टा पुल्टा अपना ठेकेदारी जताने की कोशिश कर रहा है। क्यों बुलाएगी सरकार भाई आपको? जब आपके हाथ में था इतने साल तब तो शोषण करवाते रहे। अब चले लाठी और वो लेके गांधी जी की कि हमें बुलाइए, हमें बुलाइए। क्यों बुलाए आपको? सुप्रीम कोर्ट से पूछे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों? अरे भाई, मैं बात कह ही नहीं रहा हूँ, मैं बात ही नहीं कर रहा, आपसे बात ही नहीं कर रही हूँ है ना इमरान भाई जी। जो लोग कह रहे हैं हमें बुलाइए, भैया आप कहाँ थे तब? मैंने खुद आपको सबको व्हाट्सएप किया, आइए कोर्ट जाने ही मत दीजिए, बाहर ही बाहर सेटलमेंट करिए, मुसलमानों की बेइज्जती मत करवाइए। एक भी मौलाना का रिप्लाई नहीं आया कि जी हाँ हम आएंगे, हम सब बाहर ही सॉर्ट आउट करेंगे। क्यों मुस्लिम महिलाएं कोर्ट जाएं बेचारी? लेकिन आप लोग तो तब तो हाथ में हाथ डाल के ऐसे करके बैठ गए। अब जब पड़ी कोर्ट की लाठी, जब पड़ा संसद का एक कोड़ा, अब सबको कुरान भी दिखाई देने लगा, शरिया भी याद आ गई। हमारे धर्म में लिखा ही नहीं इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, सबको याद आ गया। अब इनको वो वाली रोशनी दिखाई देने लगी। मुझे एक सवाल का जवाब दे दे, एक सवाल का जवाब दे दे, मुझे एक सवाल का जवाब दे। अरे हमने आपको जब हाथ बढ़ाया था तब आपने जवाब दिया था क्या किसी को? ये लीजिए, आपने मुझसे तो नहीं बोला, आपने मुझसे तो नहीं बोला था, जिससे बोला था उनकी वो। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दे, मुझे एक बात बता दीजिए। जवाब सवाल नहीं है, एक सवाल नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन वाले। और आपको पता है शिया के मौलाना यासूब अब्बास मेरे घर नया निकाहनामा की कॉपी लेकर आ गए थे कि लीजिए हमने चेंज कर लिया है। जब कुरान एक, सब चीज एक, उनको समझ आ गया। लेकिन इनकी जो दादागिरी थी ना महिलाओं पर, इमरान भाई ये कोई और लफड़ा ही नहीं है, ये सिर्फ इतना सा लफड़ा है जो इनकी दादागिरी थी कि औरत क्या है छोड़ देंगे आधा सेकंड में। ये दादागिरी बंद होगी और प्लस सजा भी मिलनी शुरू हो जाएगी। उस सजा से तिल मिलाते घूम रहे हैं, लेकिन मेरे देश के संविधान ने हमें अधिकार दिया है। ऐसी बात करें 3 महीने में वो तलाक दे देगा। आदमी तलाक देने पर आएगा तो 3 महीने में दे देगा। 3 महीने में तो नहीं भी दे सकता। यानी आप वो भी बंद करवाना चाहते हो तो स्वागत है, आइए बाहर, आइए उसे भी कहिए कि बंद करवाइए। आप कैसी बात करें? तो बहुत यही अच्छी बता बात रहा कह हूं रहे कि हैं। इस्लाम ने तरीका बताया है कि अगर निकाह कभी फेस करना पड़े ये तो मौलाना साहब ने आपको एक्सक्लूसिव खबर दे दी। करेंगी मौलाना साहब ने आपको एक्सक्लूसिव खबर दे दी कि वो वाला ट्रिपल तलाक भी बंद करवाना चाह रहे हैं जो कुरान शरीफ में 3 सिटिंग में था। तो अच्छी बात है, आप वो भी बंद करवाइए। आप हमारा ये वाला आ जाएगा कानून, आप उसके लिए निकल लीजिएगा फिर बाहर। सिंगल प्राउंड अच्छा है मौलाना साहब, एक छोटा सा वक्फा, लेकिन ये है कि जो शादी, जो निकाह है वो मुसलमान मर्द की मर्जी से कभी भी तोड़ा जा सकता है। इसको लेकर के खास तौर से अब एक सख्ती होने जा रही है और उस पर हम बहस करने की कोशिश करें। एक और छोटा सा वक्फा, अभी लौट रहे हैं।
तो 3 तलाक पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुखालफत, और इस पर हम बहस कर रहे हैं। और जो एतराज है वो ये बात निकल कर आ रही कि हमें नहीं बुलाया गया, हमारे दानिश्वरों को नहीं बुलाया गया, हमसे तो सलाह ले लेते, ये बात भी सामने आई। यासिर जिलानी साहब, आप जरा इस बात को साफ कीजिए, अगर बुला लेते, थोड़ा सोच समझ लेते, सुन लेते तो क्या बुरा हो जाता? अगर उनको भी साथ ले लेते तो क्या वो इस बात का विरोध नहीं कर रहे हैं, उसकी मुखालफत नहीं कर रहे हैं कि तलाक बिदअत को आप जो खत्म कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं? अब देखिए, मुझे आप सुनिएगा, क्यों नहीं बुलाया? आप कहीं ना कहीं किसी एक दल से अगर गाइड होके आप एक भारत के एक दूसरी विपक्ष की पार्टी को अपना सब कुछ मान के, उनके नेताओं के कहे, वो जो कह रहे हैं उनको मान के अगर आप कोई चीज करेंगे तो जो मौजूदा सरकार है वो आपकी बात को नहीं मानेगी। आप इनमें जितने भी आप देख लें, चाहे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के वकील हों, सलमान खुर्शीद साहब हों, और जो दूसरे लोग हों, उनकी कहीं ना कहीं वाबस्तगी कांग्रेस पार्टी से रही है, मैं क्लियर कह रहा हूं। हाँ। तो फिर सरकार आपकी बात क्यों मानेगी? और सरकार आपको आप मेरे मुंह की बात को पहले कंप्लीट होने दीजिए। आप बीच में रोक रहे हैं। देखिए, अगर आप सरकार की बात भी तो आपको मानना चाहिए। जब कोर्ट ने आपको बैन किया था, सबसे पहले आपको आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, जैसे आपने कल एकदम आनन फानन में आके रातों रात पता नहीं क्या होने जा रहा था, आपकी शायद सब कुछ आपको शट करने जा रहा था, पूरा हिंदुस्तान बंद कर रहा था, या मुसलमान आपको पकड़ के पूछता गली गली में, ये हालत होने वाली है। उससे पहले आपको इन सारी चीजों पे भी ध्यान देना था। फिर आपने कोर्ट में जो गलती करी उसके लिए भी आपको सामने आना चाहिए था। आप ये हद देख लीजिए कि इन लोगों ने कोर्ट में लड़ाई तो रखी, जमीन पे बिल्कुल इन्होंने कोई काम नहीं किया। कहां चलाए? अच्छा ये बताइए कि अगर अवेयरनेस का प्रोग्राम आप उसके केसेस इस वक्त हुए हैं, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ ने अवेयरनेस का कोई भी प्रोग्राम किया होता तो उसका असर होता। भाई मुझे एक बात बताइए, एक आप बताइए, आज आप यकीन नहीं मानेंगे, बुलंदशहर में लोग शादी होती है, और मैं आपको बताऊं इस कानून के आने के बाद भी होंगे, अपनी पत्नी का अपने भाई से रेप कराता है। आप किस तरह की अवेयरनेस फैला रहे हैं समाज के अंदर? वो कौन से मुसलमान है, वो कौन से इस्लाम को जानने वाले हैं जो अपनी ही वाइफ को जो शादी करा के लाते हैं, अपने घर में उसका रेप कर देते हैं और अपने दोस्त से भी रेप कराते हैं? ये कहां उनके माइंड में? अगर उन्हें समझाया होता। देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे इज्तिमा होता है, जैसे ये लोग चिल्ले पे निकलते हैं, अगर उसी प्रोग्राम में इन्होंने एक प्रोग्राम ये रखा होता कि औरतों के हुकूक को बताने का काम पूरे हिंदुस्तान में किया होता तो आज ये माहौल नहीं होता। वो कभी नहीं हुआ। आप बहुत आज अगर ऐसा होता है तो शाहरा बानो, बड़े साबरी, एक बात समझिए, आप तरबियत की शुरुआत, तरबियत और तालीम की शुरुआत घर से होती है। बिल्कुल घर से होती है, जिम्मेदारी है। लेकिन जो अपनी बेटी को इतने बड़े बड़े जो इज्तिमा, इतने बड़े बड़े जो आप जमात की टोली लेके घूमते हैं, उसमें आपको ये तरबियत नहीं दी जाती है कि आप मुसलमानों को क्या समझाएंगे। आप सिर्फ इस मसले में फंसे रह जाते हैं कि कहां पे किसको सेट करना है। मैं आप यकीन मानिए, आपको बुरा लगे। जी, शबनम जी को सुन लेते हैं। आप एक बात बताइए, अभी कह रहे हैं कि घर से शुरू होती है, उन घर वालों को सिखाने वाले कौन थे? उन घर वालों को सिखाने वाले भी तो यही लोग थे। बिल्कुल। अभी अंसार रजा जैसे मौलाना ने क्या कहा, ट्रिपल तलाक हमारे कुरान में लिखा नहीं है, लेकिन दे दी तो हो जाएगी। अरे जब हो जाएगी कह दिया तो मुसलमानों को आपने गलत मैसेज दे दिया कि नहीं दे दिया? आपने उन लोगों को जो अपराधी वर्ग के दिमाग के थे, उनको ये गलत मैसेज उनके हाथ में मसौदे की तरह पकड़ा दिया कि लीजिए दुकान खुल गई, मेरे पास आओ। दूसरी बहस में जा रही हैं। नहीं, आप रिलीजियस बहस में जा रही हैं कि 3 तलाक के बाद क्या रिश्ता टूटेगा या नहीं टूटेगा? नहीं, आप उसमें जा रही हैं। तलाक वाली बहस का ही बता रही हूं मैं आपको। अवैध हो चुका है, सोशली तौर पर उसको घर से नहीं निकाल सकता, हस्बैंड जो है घर से नहीं निकाल सकता। बिल्कुल, देखिए कुरान का मामला ये है, कानून आने दीजिए, जब महिला सम्मान से उस घर में भी रहा करेगी और उस अपराधी को जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। आप उसके बाद भी देखेंगे। सवाल ये है, तो फिर इसमें सारी चीजें बंद कर दीजिए, लोगों को अवेयर नहीं किया जाएगा, सारी चीजें बंद कर दीजिए, जाएगी, क्योंकि कुछ रुकेगा नहीं तो कानून की जरूरत ही नहीं रहेगी। तरबियत कौन देगा? मौलाना साहब नहीं देते, ये तरबियत कौन देगा? आपने क्यों नहीं देने? मौलाना साहब कानून लाने से नहीं रुकेगा तो आप आने नहीं निकाह में जो शर्तें तय की जाती हैं उसको कभी आपने क्यों नहीं बताया लोगों को? ये बात कहता हूं कि रहनुमा जो बने हुए हैं, दोबारा
एडिट करने की जरूरत है, उसके अंदर बिल्कुल, या इसमें भी कुछ यहाँ पर ये बात समझ में आती है, वो भी नहीं देते। बिल्कुल, यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि जब पानी सर पे आ गया है, इतना बड़ा तब इशू आप बन गया है। हक हुकूक की बात कर रहे हैं। जब पानी अब सर से गुजर चुका है, अब पानी सर से गुजर चुका है। लेकिन दीपिका जी, जो ऐतराज मैंने यासिर भाई से भी पूछा, आपसे पूछता हूं, अगर बुला लेते कुछ लोगों को राय मशवरे के लिए तो क्या दिक्कत थी? बात खत्म हो जाती। देखिए, मैंने प्रोग्राम में कम से कम उनके पास पॉइंट तो नहीं रहता ना कि पॉइंट तो नहीं रहता। मैंने प्रोग्राम में पहले भी कहा है कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हलफनामा देते हैं कि औरतें पागल होती हैं, मंद बुद्धि होती हैं, उनके अंदर अक्ल नहीं होती, अपोलोजाइज कर चुकी हैं, आप उसी चीज को रिपीट कर रहे हो। ऐसे लोगों को बुलाने का फायदा क्या था? हर इंसान मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, वो गलत था, कंडेमेनेबल था, निंदनीय था कठोर शब्दों में। अरे सरकार का पक्ष रख रही हूँ, सुन तो लीजिए। और दूसरी बात, जो पर्सनल लॉ बोर्ड कपिल सिब्बल जैसे लोगों को, ये नहीं कि वो कांग्रेसी है, ये है कि कपिल सिब्बल ने दलील क्या दी? दलील ये दी कि तलाक का मामला जो है ये महिलाओं के अधिकार का मामला नहीं है, ये तो इनकी श्रद्धा का, इनकी भक्ति का है। जैसे हिंदुओं में राम मंदिर की जो आस्था है, वही मुसलमानों के लिए ट्रिपल तलाक का मामला है। ये लोग ऐसे कौन इसको ऑन कर रहा है, एंडोर्स कर रहा है? मुझे आप बताइए, एंडोर्स कर रहा है कोई मुसलमान? लेकिन कोई मुसलमान इसको एंडोर्स कर रहा है, अगर कोई कर रहा है तो वो फिर मैं बार-बार यही सवाल उठा रहा हूं कि आपने क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस आके करी? क्यों नहीं आपने कपिल सिब्बल का खंडन किया? क्यों नहीं कहा कि हम कपिल सिब्बल से हमारा कोई लेना देना नहीं? मुसलमानों को आप मैसेज ही नहीं दे पाए। मीटिंग्स में गलत बयान देते हैं। और जब वकील आपका है, आपका है, आपकी तैयारी में खराब नहीं जाता है, आपसे पूछ कर नहीं जाता है, आपसे पूछकर हिकमत अमली तैयार नहीं करता। ये हिंदुस्तान की तारीख में ये एक औरतों के अधिकार का ये तारीख लिखी जाएगी, ऐतिहासिक तारीख। और मैं आपको ये बात बता दूं, कल जब ये बिल पार्लियामेंट में पेश होगा तो बहुत लोगों के, बहुत पार्टियों के नकाब उतरेंगे कल, और देश को पता चलेगा कि कौन लोग औरतों के हक में है और कौन लोग नहीं है। सबके सब सियासी सियारों के और सब मुल्ले मुलानों के, सब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, और जो टीवी पे आके औरतों के हकों की बात करते हैं, कल सबके पर्दे उतरेंगे और देश दुनिया सारा देखेगी कि कौन औरतों के साथ खड़ा है और कौन नहीं खड़ा। ठीक है शबनम जी, ये शायरा बानो, अतिया साबरी, इशत, गुलशन परवीन, आफरीन, इन लोगों की तो जीत है, लेकिन अब आगे क्या? ठीक है, कानून अगर ये बन जाता है तो मिलने जा रहा है एक रास्ता, लेकिन इसका अगर मिसयूज होना शुरू होगा क्या? या इसको जैसा कि कुछ लोगों को एतराज है कि इसका कहीं गलत इस्तेमाल ना होने लगे, डाउरी कानून की तरह, इस तरह की कोई बातें हो सकती है? क्योंकि इसमें एक चीज है इसलिए मैं कह रहा हूं, सुनिए मौलाना साहब, मेरा प्रश्न सवाल पूरा कर लीजिए। दिक्कत यह है कि तीसरा शख्स भी शिकायत कर सकता है, अगर बीवी न चाहे तब भी तीसरा शख्स अगर शिकायत कर दे तब भी हस्बैंड पर केस हो जाएगा और उसको जेल जाना पड़ सकता है। सबूत तो होंगे ना, शिकायत के बेसिस के सबूत तो होंगे। कोई आपका इमरान भाई, ये एतराज है इसलिए मैं बता रहा हूं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एतराज है इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसलिए भाग रहा है, मैं बता दूं आपको, क्योंकि उन्होंने काम नहीं करना है। मैं आपको आपके माध्यम से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच लगातार जमीन पे काम करता रहता है और इसमें हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अब समाज में एक इस तरह का विध्वंस कायम हो जो इन लोगों ने 70 साल से कायम कर रखा है। अगर इसका खात्मा होता है तो इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी और हम लोग साथ के लोगों पे बिल्कुल सारी जिंदगी तो ये मौलानाओं को याद नहीं आया कि जी ये जो आदमी कुछ भी करके और छोड़ दे रहे हैं औरतों को, इनका मिसयूज जो हो रहा है उसका क्या होगा। आज जब महिलाओं के लिए जरा सा कानून आया तो सारी चीजें याद आ गई कि मिसयूज होगा। अरे मिसयूज की तो बाद में बात करेंगे, पहले यूज में तो आने दीजिए, पहले उसका इंप्लीमेंट तो होने दीजिए। कानून का स्वागत करिए। मुस्लिम बहनें कोई पराई नहीं है, आप ही की बहन बेटियां हैं, वो भी जो सड़कों पे खड़ी हैं 2-3 बच्चे लेकर, ये जमीन पे काम करते नहीं है। और वो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमारा हेड बन के बैठा हुआ था, और राज्यसभा दे दो मुझे, मैं मुसलमानों को टोपी लगा के इकट्ठा करूंगा और खुद राज्यसभा ले लूंगा, मुसलमानों बहनों और भाइयों के लिए कोई काम नहीं करूंगा। देखिए, मैं इनके बात को बिल्कुल जायज मानता हूं, यही हुआ है। आज जो 70 साल में मुसलमान हाशिए पे हैं, एक चीज वो और सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा और चेयरमैन बनने के चक्कर में मुसलमानों के मुस्तकबिल को खराब कर दिया उन्होंने। ये जो 2-3 मौलाना मीडिया की उपज है, जो चैनल में आके बड़ी बड़ी बातें हाँकने बैठ जाते हैं, आप इनकी बातों पर मत जाइए।
मेरे देश के कानून में बिलीव करते हैं इमरान भाई आप? तो बस देश के कानून की तरफ देखिए कि देश का कानून ने मुस्लिम महिलाओं को सम्मान से जीने के लिए आज पहली बार एक पहल करी है, उसको सबको सैल्यूट करना चाहिए। तो क्या इस कानून से पहले नहीं मुस्लिम, आप फिर वही बात कर रही हैं क्या? इस कानून से पहले एक सेकंड मुझे आप बताइए, इस कानून से पहले तो मुस्लिम महिलाओं को इज्जत ही नहीं दी थी ना, समाज को बताया कि इज्जत करिए। पहले तो बातें नहीं रही थी, जो हो रहे थे वो दिख रहे थे। अगर आप लोग और मुस्लिम तंजीमें रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जो आप लोग और मुस्लिम तंजीमें अगर इस सिमत में काम करते होते, आज इस सिमत में काम करते होते, शबनम जी आज इस सिमत में अगर काम करते होते तो ये नौबत नहीं आती। आज कानून को दखल नहीं देना पड़ता और आज हमारी बहनों बेटियों को सड़कों पर नहीं आना पड़ता। ये तमाम बातें, अब पानी सर से गुजर चुका है, सांप निकल चुका है, अब लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो दलाइल है ये कहीं से भी गले नहीं उतरती, जो वो बात कह रहे थे। मकसद हमारा यही था कि कौन इसके साथ है और कौन नहीं, और बहुत साफ सुथरी इस पर बातें निकलकर सामने आई। और मुसलमान चाहता है कि कानून अब बने और सख्त कानून बने, उसका गलत इस्तेमाल ना हो। लेकिन शबनम जैसा कि कह रही है कि बनने दीजिए, फिर देखते हैं कैसा उसका इस्तेमाल होता है। और जैसा कि यासिर साहब कह रहे हैं, नजर रखी जाएगी। अब देखना होगा किस तरह से हुकूमत इसको लेकर आती है और कौन कौन, जैसा कि दीपिका जी कह रही हैं, कौन कौन इसका साथ देते हैं, इस पर भी सबके चेहरे उतर जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी आपका शुक्रिया, आप आई हमारे साथ। असद खान साहब बहुत शुक्रिया, आपसे हमें बहुत कुछ जानने को मिला। और शबनम खान साहिबा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सैयद यासिर जिलानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम बातें हमारे बीच रखी। आप देखते रहिए जी सलाम।